बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज बिलाखिर पाकिस्तान के नाम रही। 2-0 ये सीरीज पहले भी पाकिस्तान के नाम थी, लेकिन ये जो रिजल्ट निकला है इसके बारे में मैं और आप यकीनी तौर पर हम सोच भी नहीं सकते थे। हमें उम्मीद थी कि सीरीज जीतेंगे, लेकिन वाइट वॉश करना, क्लीन स्वीप करना अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका, कोई भी क्रिकेटिंग नेशन आज तक ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे सका। मासवाए पाकिस्तान में वही वाहिद टीम है जो वर्ल्ड कप में अमेरिका से हार जाती है। और हमने ये देखा कि ओडीआई सीरीज में साउथ अफ्रीका जैसी टफ टीम को, उसमें बड़े से बड़े नाम सारे मौजूद थे, उस टीम को हराना अगेंस्ट इन साउथ अफ्रीका, ये बहुत बड़ा मार्का असर करने वाली बात है। तमाम तरह सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, राजा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इसके साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया, और चैंपियन ट्रॉफी के वाले से आकिब कुरैशी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। अहमद सईद साहब, आपसे आगाज कर लेते। 308, अभी तो ये 47 ओवर तक रिस्ट्रिक्ट किया गया था। अगर 3 ओवर मजीद मिल जाते तो मेरे ख्याल एंड तक जा रहे थे हम। 308 पे 9, और ऑन दी अदर हैंड हमने देखा कि 271 पे पूरी टीम आउट होगी। और ये मैच बड़ा मजे का रहा। किसी भी टाइम वो ऐसा नहीं लगा कि वन साइड मैच होने वाला है। जब तक क्लासन खड़े थे, जब तक मिलर खड़े थे, फिर अचानक से पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिस तरह से पासा पलटा है, कमाल हो गया। जरा ओवरऑल अगर इस स्टैट्स पे बात कर ली जाए इस मैच के, तो जरा बताएं हमारे शायकीन को। जी, सबसे पहले तो हमारे तमाम शायकीन को जो है मुबारकबाद। पाकिस्तान की टीम ने वो काम कर दिखाया है जो 1991 से लेकर आज तक कोई टीम नहीं कर पाई। इन 33 सालों में 57 मरतबा साउथ अफ्रीका में बायलैटरल सीरीज़ खेली गई। 11 टीमों ने कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया की टीम 10 मरतबा साउथ अफ्रीका गई, ऑस्ट्रेलिया की टीम ये काम नहीं कर पाई। इंडिया की टीम 7 मरतबा साउथ अफ्रीका गई, इंडिया की टीम ये काम नहीं कर पाई। पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो वाइट वॉश कर दिया है एक रोज़ा सीरीज़ के अंदर, और ये जनूबी अफ्रीकी सरजमीन पर पहली मरतबा हुआ है। आपने मैच के बारे में पूछा, कल जोहानिसबर्ग के वंडर स्टेडियम में ये मैच था। टिम्बा बवूमा ने टॉस जीतकर पहले दोबारा से, जिस तरह से उन्हें पिछले दूसरे मैच में किया, इस मैच में भी उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। अब्दुल्ला शफीक गो के अब वो एक सिटिंग डक बन चुके हैं, वो आए और चले गए हमेशा की तरह। उसके बाद साइम अयूब और बाबर आजम ने जिस तरह से उस इनिंग्स को लेकर वो आगे बढ़े, बहुत शानदार अंदाज में उन्होंने, साइम अयूब ने जो है वो सेंचुरी स्कोर की, बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की, मोहम्मद रिजवान आए, उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की। और फिर जिस तरह से उसको फिनिश किया गया उस मैच को, पाकिस्तान ने आखिरी 8 ओवर में, जिस तरह से आपने कहा कि 308 रन पाकिस्तान ने हासिल किए, तो आखिरी 8 ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 82 रन स्कोर किए। और पाकिस्तान का ये मजमुआ जो है 300 की नफसियाती हद को अबूर करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ, बावजूद इसके कि ये मैच 47 ओवर तक महदूद कर दिया गया था बारिश के बायस। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का अगर हम देखें तो उसका अहवाल हमें यही नज़र आता है कि अगर इनकी बैटिंग क्लिक कर जाए और बैटिंग जो है वो 300 रन से ज़्यादा रन करने में कामयाब होती है, तो अमूमन ऐसा होता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो उसको डिफेंड कर लिया करती है, और पाकिस्तान की बॉलिंग ने वही किया। यहाँ पर यकीनन दाद देना पड़ेगी मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को, जिन्होंने अपने बॉलर्स का शानदार अंदाज में इस्तेमाल किया। यहाँ पर यकीनन बॉलर्स की लाइन लेंथ, बॉलर्स की एक्यूरेसी की दाद देना होगी, जो कप्तान के एतमाद पर पूरा उतरे। और ख़ास तौर पर डेब्यू करने वाले सुफियान मुकीम, जिन्होंने 52 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए, वो पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में छठे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने अपने एक रोज़ा डेब्यू पर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। और इस साल वो एक कारनामा सर अंजाम देने वाले तीसरे बॉलर हैं। इससे पहले अबरार अहमद और फैसल अकरम भी अपने डेब्यू पर 4 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं। सही, जिस तरह से आप अभी हम बात कर रहे हैं साइम अयूब और बाबर आजम की, 114 रन की पार्टनरशिप लगी जनाब, माशाल्लाह। और उसके बाद 83 रन की पार्टनरशिप लगी है साइम अयूब और रिजवान। और मेरे ख्याल यही वो पार्टनरशिप्स हैं जो पाकिस्तान को 308 तक लेगी। और भट्ट साहब कहा करते हैं अगर पहले 6 खिलाड़ी चल गए ना तो 310, 315 जो कोई बड़ा स्कोर नहीं होना चाहिए, और ये साबित किया है। अगर हमारे पास साइम अयूब की बैटिंग पड़ी हो तो जरा हम भी दोबारा से लुत्फानंदोज हों। उसकी वो जो उसने शॉट्स खेले, 2 छक्के, 13 चौके। और साइम अयूब के बारे में कहा जाता था कि जनाब ये टेप बॉल का प्लेयर है, टुल्ले चुल्ले लगा लेता है, लेकिन ये प्रॉपर बैटर नहीं है। एक ही नो लुक जो शॉट है इसकी, उसके अलावा इसके पास कुछ है नहीं। लेकिन उन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ गेंद को भेजकर साबित किया कि वो माशाल्लाह से प्रॉपर बैटर है। ये टॉप स्कोरर जिम्बाब्वे से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके अब साउथ अफ्रीका, और इससे पहले भी जो सीरीज हुई टॉप स्कोरर ये रहे हैं। हमने बड़ी तनकीद की, लेकिन अब बार बार कहता हूं कि तनकीद बड़ा इसलिए होता है। ये वो जनाब साइम अयूब की बैटिंग है कि क्या कमाल की क्लास से शॉट्स खेल रहे हैं, और उसमें हमने देखा कि कवर ड्राइव भी है, और वो पूरा कम्युनिकेट कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो भी खड़ा होता है। जो साइम अयूब है, इनके बारे में अक्सर में बात करते रहे हैं कि इनका जो स्टॉक है, जो शॉट मारने की इनकी सलाहियत है, वो ग्राउंड के चारों तरफ में खेलने की है। ये जो आपने तज़किरा किया पार्टनरशिप्स का, इसमें एक बात मैं यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि पाकिस्तान में बहुत ये बात शुरू होती है कि स्ट्राइक रेट और इंटेंट और इस किस्म की मॉडर्न डे क्रिकेट और वगैरह वगैरह। आप अगर देखें तो एक रोज़ा क्रिकेट में एक मेथड होता है ज़ाहिर है उस स्ट्राइक रेट को भी इंप्रूव करने का। मोहम्मद रिजवान क्रीज पर आए तो उन्हें पहली 14 गेंदों में 7 या 8 रन बनाए। उसके बाद जो है उनका स्ट्राइक रेट 100 से ज़ायद था जब वो आउट हुए।
पिछले मैच में अगर हम देखें तो मोहम्मद रिजवान ने पहली 35 या 34 गेंदें खेलने के बाद सिर्फ 13 या 14 रन बनाए थे और वो 82 गेंदें खेलने के बाद 80 रन स्कोर करने में कामयाब हुए। यही किया था साइम अयूब ने। आपको याद होगा कि भट्ट साहब ने एक बार एक मशवरा दिया था कि साइम अयूब अगर शुरू की 25-30 बॉलें देखकर खेल लें तो उसके बाद साइम अयूब जो है वो हमेशा लॉन्च करते हैं, और साइम ने यही किया है इन 2 इनिंग में। साइम का जो कल भी स्ट्राइक रेट था वो आखिर में 94 बॉल्स पर 101 रन उन्होंने बनाए, लेकिन जो शुरू की 25-30 बॉलें उन्होंने खेली हैं उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया, और नेचुरली जब बॉल समझ में आना शुरू हो जाए, जब बॉल बैट के ऊपर आना शुरू हो जाए तो स्ट्राइक रेट जो है वो नेचुरली इंप्रूव होता है। बिल्कुल ठीक है। मजीद एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं जी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आप? बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। हमने देखा, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने अपने शो में इनवाइट किया। हाँ, और बीइंग क्रिकेटर कितनी खुशी की बात है कि इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट साउथ अफ्रीका कोई भी क्रिकेटिंग नेशन ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे सका सिवाय पाकिस्तान के। हमने देखा कि 3-0 से हमने ये सीरीज अपने नाम की, और ये तमाम सहरा जो है वो पूरी टीम को जाता है। टीम कॉम्बिनेशन से, टीम कॉन्ट्रीब्यूशन से हम ये जीतने में कामयाब। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही बात की है, क्योंकि देखें कि टीमें वही जीतती हैं जिनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, वो हर एक खिलाड़ी जो है अपने सर पर लेकर खेलता है। वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो अपने आप को एक्सेल करने की कोशिश करता है। इसमें ऑब्वियसली अब्दुल्ला शफीक की जो परफॉर्मेंस है दैट हैज लॉट टू बी डिजायर्ड, मगर साइम अयूब ने जिस किस्म की इनिंग्स खेली हैं और उसने इन 3 मैचों में जो 2 सेंचुरीज की हैं, ये उनकी जो महारत है, उनकी जो आप कह लें कि बड़ी ही जवां मर्दी के साथ उन्होंने मुकाबला कर ये जो अचीवमेंट की है, ये एनल्स ऑफ क्रिकेट में बहुत देर तक ये याद की जाएगी। और प्रोबेबली पाकिस्तान की टीम जो है ना, अब साइम अयूब पर बहुत बैंक करना शुरू कर दिया है। नो डाउट के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस भी जो है ना उसको भी आप निगेट नहीं कर सकते, मगर जो मुझे सबसे अच्छी चीज नजर आई ना, वो आपका जो पांचवा, छठा, 7वां, 8वां जो एक फैक्टर था ना, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। ये पहला मौका है कि आपके जो लोअर मिडिल और मिडिल ऑर्डर ने वो परफॉर्म किया, और वो जो रन्स की एक जो भूख थी ना, वो हमें इन खिलाड़ियों में नजर आई। नो डाउट के आपके जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील किया, उन्होंने रन्स भी बनाए, उन्होंने अपनी विकेट का दिफा भी किया, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट के रन्स बनाने की जो रफ्तार है ना, उसको भी उन्होंने मेंटेन किया। तो आई थिंक कि ये पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत ही खुशाइंद बात है, बहुत ही नेक शगुन है कि पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल्दो के आपका टॉप ऑर्डर में बाबर आजम ने इस सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस दी, 250 की है, रिजवान ने 250 की है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट के सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस को आप जो है ना वो निगेट नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि ये एक कॉम्बिनेशन था जो तमाम खिलाड़ियों ने ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करके वो ग्राउंड में वो उसको परफॉर्म किया, और ये प्रेशर जो था ये डाइवर्ट किया साउथ अफ्रीका पर। बिल्कुल टीम वर्क तो है ऐसी, लेकिन खान साहब इसके साथ साथ हमें अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी को नहीं भूलना चाहिए, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा पूरी टीम में उनके साथ, अब वो भी हमने देखा है। 3 डक्स मेरे ख्याल ये भी जो है ना, ये सेहरा सिर्फ अब्दुल्ला शफीक के सारी जाता है, इसके अलावा और कोई ऐसा बैटर नहीं है जो मुसलसल एक ही सीरीज में 3 दफा 0 पे आउट हुआ। अगर अब्दुल्ला के आउट हाँ ये बिल्कुल चल रहे हैं। अब्दुल्ला की कोई खान साहब आपको टेक्निक में कोई इशू आ रहा है, या फिर प्रेशर है, या फिर कंडीशन सिर्फ उसके लिए मुश्किल है, बाकियों के लिए इतनी नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कि आप ये देखें कि अब्दुल्ला का जो एटीट्यूड है ना और मेंटल जो इक्वेशन होती है ना, वो बड़ी काउंट करती है जब आप एज एन ओपनर खेलते हैं। आपका अपनी ऑफ स्टंप का बिल्कुल आपको अंदाजा होना चाहिए। ये 50 ओवर की गेम है, ये कोई 20 ओवर की गेम नहीं है कि पहले 6 ओवरों में ही आपने सब कुछ लूट कर तो अपना मजा जो है वो बनाना है। इसमें आपको ना बॉल को कहीं पर छोड़ना भी पड़ता है, कहीं पर आपको मेरिट पर खेलना भी पड़ता है, कहीं पर अगर आपको रन्स नहीं मिल रहे तो अपनी आपने विकेट का दिफा भी करना है। तो आई थिंक कि जो चीज लैग कर रही है ना, मुझे वो ये लग रहा है कि मेंटली ही इज टोटली डाउन नाउ। 3-0 के बाद ना प्रेशर जो है वो बिल्ड करता रहा। अब ये हुआ कि उसके पास अब टेक्निक अगर थी
फ्रंट फुट पर वो खेलना जानता है, मगर जो बॉल का स्टीप बाउंस था ना और थोड़ी सी मूवमेंट थी, आप देखें कि वो तीनों दफा जो आउट हुआ है वो बिहाइंड द स्टंप्स आउट हुआ है। इसका मतलब है कि उसका बल्ला जो है ना वो अपनी बॉडी से बाहर वो खेल रहा है, जिसकी वजह से उसकी ये एज लग रही है, वो आउट हो रहा है। उसको अपनी ऑफ स्टंप का भी अंदाजा नहीं है, बॉल को छोड़ने का उसको अभी हुनर नहीं आ रहा। तो ये जो है ना, ये प्रेशर जो है ना, ये अब आई डोंट थिंक सो कि अब इसको अगर टेस्ट मैच में वो खिलाते हैं तो फिर इसका एटीट्यूड वहां पर क्या होगा, क्योंकि ये जो 3-0 जो किए ना, ये प्रेशर वो कैरी करेगा व्हेन ही इज गोइंग टू फेस दी साउथ अफ्रीकन बॉलर्स इन टेस्ट मैचेस। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक के बारे में खान साहब मैं एक छोटा सा अगर स्टैट ऐड कर दूं, उसको देखती है अब्दुल्ला शफीक के बारे में अगर छोटा सा मैं एक नंबर आपके सामने ऐड कर दूं, अब्दुल्ला शफीक जो है वो पहले ओपनर बन गए हैं जो 3 बार एक सीरीज में डक पर आउट हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा डक पर आउट होने का जो एक बुरा रिकॉर्ड है वो उन्होंने अपने नाम कर लिया है। इससे पहले मोहम्मद हफीज़ और इमरान नज़ीर जो है वो अच्छी बार आउट हुए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा डक्स का रिकॉर्ड जो है वो तिलीकर दिलशान का है जो 8 मरतबा डक पर आउट हुए थे। अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा डक पर आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं एक कैलेंडर ईयर में। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे। तो ये जो परफॉर्मर है, टॉप परफॉर्मर इस सीरीज के, वो हमने देखा कि चैंपियंस कप और डोमेस्टिक में अच्छा खासा परफॉर्म करके हैं। चैंपियंस कप करवाने का बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि फायदा होगा। एक ब्रेक शामिल, ब्रेक के बाद वापस आते तो फिर राजा असर साहब से उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि क्या डोमेस्टिक क्रिकेट ही हेल्पफुल रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज जो पाकिस्तान ने अपने नाम की। आखिरी मैच 36 रन से पाकिस्तान ने जीत कर ये तारीखी फतह जो है वो अपने नाम की और इस सीरीज में वाइट वॉश कर दिया है साउथ अफ्रीका को इन साउथ अफ्रीका। अच्छा, बात हो रही इससे पहले साइम अयूब की हमने बात की, आउटस्टैंडिंग रहे। हमने जिम्बाब्वे से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके अब साउथ अफ्रीका में भी देख लिया कि वो टॉप स्कोरर रहे सीरीज के और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक का कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, कोई टेक्निक उनकी बेहतर होने वाली है, उनको अपने ऊपर मजीद काम करना है और कहीं ना कहीं जो है ये फखर जमान के लिए कहीं ना कहीं ये आसानी हो रही है कि अब्दुल्ला परफॉर्म नहीं कर रहे। बहरहाल तमाम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रहा है। बहरहाल हमें मीनवाइल ज्वाइन कर लिया जी राजा असद साहब ने। वेलकम टू राजा साहब। बहुत शुक्रिया साहब, पहले तो आपका कमेंट लेना चाहूंगा इस तारीखी फतह पर, फिर हम उस तरफ आते हैं कि आखिर क्या तब्दीली है कि आकिब जावेद के आने से या फिर मोहसिन नकवी साहब के आने से आखिर हुआ क्या कि माशाल्लाह से इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस। पहले जरा सीरीज पे कमेंट कर दीजिए शफीक। बड़े दो पर्टिनेंट अलग-अलग सवाल हैं जी जी। पहले सवाल जीत पर बात करेंगे। बात ये है कि 18 मैच आपने खेले व्हाइट बॉल क्रिकेट और ये अनप्रेसिडेंटेड है और इसमें आपको जबरदस्त कामयाबी हासिल। दुनिया की किसी और टीम को ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ये एक्सपोजर नहीं हुआ बिफोर द कवेटेड 8 मुल्कों का जो एक जबरदस्त टूर्नामेंट पाकिस्तान होने के लिए जा रहा है। तो इसमें पाकिस्तान को हैट्स ऑफ। पाकिस्तान ने मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इससे ऊपर भी एक सुपरलेटिव वो हो सकती थी एक परफॉर्मेंस। वो ये था कि पाकिस्तान तीसरा मैच भी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जीत जाता, लेकिन यहाँ पर तीनों जीते। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी आप मुस्तहिक थे। आपको याद है एक मैच भी हम जीते नहीं जीत सके। तो इसमें जिम्बाब्वे में पाकिस्तान का टूर बड़ा कामयाब रहा। तो ये जो फॉरेन एक्सपोजर है, जो वहाँ की जीत है और फिर ये जो नई सदी शुरू हुई है, इसमें एक साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी हमारी पहली नॉन वाइट टीम थी हमजा, जिसने साउथ अफ्रीका को 97 में टेस्ट मैच में हराया था, नॉन वाइट, पहली नॉन वाइट। तो हमारे बड़े प्रिविलेजेस हैं, हम मनाते नहीं हैं। आप जरा हर वक्त टीम को उनके बखियों देते रहते हैं। तो बखिया आपने उसका उधेड़ा अभी अब्दुल्ला शफीक, नथिंग रॉन्ग विद हिम, और कोई लॉबी नहीं है, कोई वो किसी के फेवरेट नहीं है। बस ये जो देखें ना, जीती हुई टीम के साथ जब आप परफॉर्म नहीं करें, दैट मीन्स समथिंग आपके साथ कोई इमोशनल इशू हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो कि फॉर्म से मुतल्लिक होते हैं। गेंद बल्ले पर नहीं आ रहा, इन पे थोड़ा सा काम होगा, कोई सिर को ऊपर नीचे लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट, काम होगा ना, आपने कहा काम होगा, तो इस पे जरा क्या शाहिद असलम साहब काम करेंगे बीइंग बॉलर? शाहिद असलम की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, आई टेल यू। हाँ हाँ, जो मैं देखें उनको हम जानते हैं, हमारे साथ माइक भी शेयर करते हैं, तो उनको कोई बुरा नहीं कहता। एज अ बैटिंग कोच ही इज वेरी फेवरेट और वो कुछ ना कुछ कर पाएंगे। और देखिए जितने अरसे से ठीक है। अच्छा सलमान भट्ट साहब, हमें थोड़ा सा वक्त उन्होंने निकाल लिया है, बहरहाल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम हमजा। सलमान भाई, ये जो सीरीज हम अपने नाम की है 3-0, एक तारीखी फतह जो कोई ना कर सका। 10 दफा ऑस्ट्रेलिया गया, 7 दफा इंडिया गया, वो ना कर सके, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कर दिखाया और टीम यूनिटी दिखाई दी। आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? देखिए, पाकिस्तान ने बड़ी टॉप नॉच क्रिकेट खेली है और बड़ी तारीखी फतह हासिल की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि आपकी बैटिंग जिस तरह खेल रही है, जिस तरह क्लिक कर रही है, बिकॉज आपकी जो रिसेंट पास्ट के अंदर जो नाकामियां रही हैं, उसमें आपकी बैटिंग जो है वो इतना स्टेबल नहीं रही जितने आपको अब नजर आ रही है। ओपनिंग में रन बन रहे हैं, बीच में बाबर और रिजवान प्लेटफॉर्म सेट करते हैं, वो वाले ओवर्स में वो कंस्ट्रक्ट करते हैं
वो फिर नीचे वाले आके उसका फायदा उठाते हैं। तो एक बड़ा सिंक्रोनाइज्ड वे है ऑफ बैटिंग, और जो वनडे की बैटिंग है ये T20 से मुख्तलिफ है, और यही फर्क आपको दोनों इनिंग्स में नजर आता है कि साउथ अफ्रीका क्यों नहीं रन कर पा रहा और पाकिस्तान क्यों कर पा रहा है, क्योंकि आपको इस इनिंग को बैलेंस करना पड़ता है। 50 ओवर में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्राफ्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ खेलना पड़ता है। जब आप एक ही टेम्पो से खेलने की कोशिश करते हैं तो वनडे के जो 50 ओवर है वो बहुत लंबे हैं, उसमें एक टेम्पो मेंटेन करने में अक्सर टीमें अपनी विकेटें गंवा बैठती हैं और फिर उनके रन उतने नहीं बनते जितने बनने चाहिए। ठीक है। अच्छा बट साहब, मैच तो हम जीत गए, हमजा को आज भी ये एतराज है कि अब्दुल्ला शफीक फिर डक पर आउट हो गए, उनके बारे में क्या कहेंगे? भाई अब ये आजकल की नौजवान नस्ल है, ये तो एतराज के बगैर एक कदम नहीं चल सकती। जो शुक्र करें इनको अब्दुल्ला पे एतराज है, वरना आप पे और हमारे ऊपर भी हो सकता है। बट साहब इन्हें पहले ये एतराज था कि इरफान खान न्याजी टीम में क्यों है, अभी नहीं एतराज है कि अब्दुल्ला शफीक टीम में क्यों है। तो फखर जमान आज आपके सामने उन्हें फिर दोबारा स्कोर कर दिया है, तो क्या ये नेचर की कॉल है कि फखर जमान को टीम में वापस लाएं? देखिए बिल्कुल, फखर तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसका। अब्दुल्ला के साथ फखर तो वॉक इन करते हैं टीम में, और उनकी वजह उनकी गेम का इशू नहीं था, वो हम सबको मालूम है कि जो इशू था वो तो अब रिजॉल्व हो चुका। और आई थिंक अब्दुल्ला बुरे प्लेयर नहीं है, अच्छे प्लेयर है, लेकिन एक बैड रन ऑफ फॉर्म है, और वो वक्त आने पे वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो चीजों पे काम करने वाला है वो कर लेंगे। आई थिंक इट इज मोर मेंटल देन टेक्निकल, अगर आप उसको देखें, क्योंकि ये इसी टेक्निक के साथ पहले रन करता रहा है। और अगर आप इन बॉलों को देखें जो उसको हुई है, तो बॉल भी अच्छे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उसने कोई बड़े एक्सट्रावेगेंट शॉट लगाए और वो आउट हो गया। उसको बॉल भी वहीं हुए हैं, उस प्रिसाइज रीजन के अंदर हुआ, और उसके सामने वाले किसी भी प्लेयर को उस तरह का बॉल नहीं हुआ इन 3 इनिंग्स में। तो ये होता है, बुरी फॉर्म के अंदर आपको वही बॉल पड़ता है जहां पर अनप्लेबल होती है लेंथ या लाइन। तो ये हिस्सा है इस चीज का, और फखर ने आना ही आना है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये थोड़े दिन है, ये हमजा भाई कर ले जितने इतराज करते हैं। देखिए जी, इरफान खान न्याजी पे मुझे एतराज था, उनकी जगह तैयब ताहिर आए हैं तो उन्होंने 24 गेंदों पे 28 रन बनाए हैं। तो इरफान अच्छे प्लेयर है माशाल्लाह। अच्छा, इरफान खान न्याजी अपनी इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में आए थे कि चैंपियंस कप वनडे में उनकी जो बैटिंग एवरेज थी वो 51 की थी, 4 इनिंग में 155 रन उन्होंने स्कोर किए थे 51 की बैटिंग एवरेज से, तो परफॉर्म तो वो भी कर रहे हैं। अच्छा बहरहाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट साहब, हम माशाल्लाह सीरीज जीते हैं, 3-0 से सीरीज जीते हैं, लेकिन इस जीत की खुशी एक लॉबी है उसको अभी भी नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि जनाब रिजवान और बाबर जो है वो बड़ा स्लो खेलते हैं, अगर इन केस नीचे सलमान आगा, कामरान गुलाम और एक आधा और ना चला जो बाद में इनिंग्स बिल्ड करते हैं, इतना उन दोनों के स्लो खेलने के बाद, तो जिस दिन वो ना चले तो फिर तो हमारा टोटल जो है वो 230-40 तक ही रहेगा, अगर वो तेज ना बाद में खेले। तो इसका भी मलबा ना वो उस पर रिजवान और बाबर पर डाल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये बेचारे मलबा बेचने वाले हैं, इनका जब नहीं बिकता ये किसी न किसी पे डाल देते हैं। इनका कोई फायदा नहीं है इनको जिक्र, बिकॉज देखिए वनडे की इनिंग्स में ये वाली आपको इस तरह की इनिंग्स चाहिए होती हैं, 1 से 2 प्लेयर इस तरह खेलते हैं, तभी आप 50 ओवर भी खेलते हैं और फिर आपने बड़ा टोटल। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की इनिंग्स में क्या फर्क है? उनके सारे प्लेयर एक टेम्पो से खेलने की कोशिश करते हैं और अपनी विकेटें जल्दी गवा बैठते हैं, वक्त से पहले आउट हो जाते हैं, और यही फर्क है। इंपॉर्टेंट इनिंग यही है, आप वनडे की तारीख की बड़े बड़े स्कोर उठा लीजिए, उसमें आपको मिडल ऑफ द इनिंग्स में एक ऐसा पैसेज मिलता है जहां पर आपको थोड़ा से देख के खेलना पड़ता है, थोड़ा सा इनिंग्स को प्लान करना पड़ता है, लंबा लेके जाना पड़ता है। अच्छा मतलब थोड़ी सी बॉलिंग, एक और पॉइंट ऐड करने के हेनरिक क्लासन भी अगर उनके साथ दूसरे एंड पर मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम में से कोई भी प्लेयर खड़ा होता है तो हेनरिक क्लासन ये मैच शायद निकाल जाते हैं। पिछले मैच भी आपको नजर आएगा कि हेनरिक क्लासन एक एंड से मार रहे थे लेकिन दूसरे एंड से विकेटें गिर रही थी। तो एक मेथड होता है ओडीआई क्रिकेट का, और ओडीआई क्रिकेट को T20 क्रिकेट मेथड पर परखना ये गलती है हमारे ऊपर। अच्छा बहरहाल बट साहब थोड़ी सी अब इस पे जरा बॉलिंग पर भी आप कमेंट करते हैं। सुफियान हुकुम क्या? मैं एक और बात जी सर, आपको कि हमजा जो अभी इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम अनाउंस की है, उसमें जो रूट की शमूलियत आपको इस बात की गवाही देती है कि उन्होंने भी एक स्टेबल प्लेयर ऑप्ट किया है मिडल में, जिसके इर्द गिर्द बाकी सारे खेलेंगे। तो ये बड़ा जरूरी है, टीम बिल्ड और एक इनिंग बिल्ड करने के लिए बड़ा जरूरी है। अच्छा बट साहब बॉलिंग पे थोड़ी सी बात करें। सुफियान मुकीम 8 ओवर 52 रन और डेब्यू किया उन्होंने, माशाल्लाह से 4 खिलाड़ी आउट किए और अब तमाम खिलाड़ी जो है वो अपनी एफर्ट जो है वो पुट कर रहे हैं टीम के जीतने में। तो सुफियान मुकीम के लिए आपने बारहा दफा कहा कि वो मेरिट पर उनको चांस देना बनता है। देखिए सुफियान ने अच्छी बॉलिंग की है, ये वॉन्डर्स की जो ग्राउंड है और जो पिच है ना, यहाँ पे बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, इधर बॉलिंग आसान नहीं है। आप देखें कल शाहीन को भी 70 रन हुए 7 ओवर्स में, ऐसे ही है। नसीम को भी 60 हुए, पूरा कोटा उनका भी नहीं हुआ था, और अभी उनकी बैटिंग का कोलैप्स हुआ है। और आखिर में जब टेल एंडर्स खेल रहे थे बॉश के साथ,
तब भी रन बनते जा रहे थे, रन रुक नहीं रहे थे, वो मिटते कि नहीं है। तो ये एक मुश्किल जगह है और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर सुफियान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ठीक है, सुफियान ने और हुसनैन को मौका मिला, एक खिलाड़ी आउट, लेकिन उन्होंने बड़ा कम स्कोर दिया, 7 ओवर में 41 रन उन्होंने देके और एक खिलाड़ी को आउट किया। तो मेरा ख्याल तमाम खिलाड़ियों को जो है वो मौके मिल गए हैं। देखें ये अच्छी चीज है और आप पूछे तो थोड़ी देर पहले कि आसिफ जावेद साहब को आने से फर्क पड़ा या किसी और के, देखिए आपको एक मेथड नजर आ रहा है। जैसे ही आप सीरीज जीत जाते हैं या उसका फैसला हो जाता है तो जो तीसरा मैच है वो आप यूटिलाइज करते हैं अपने बेंच को बिल्ड करने के लिए। ये वो चीज है जो पिछले कई साल नहीं होती रही और आपके प्लेयर्स को एक्सपोजर नहीं मिलता रहा। अच्छा, एंड पे बट साहब सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा, साइम अयूब ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, 10 ओवर 34 रन उन्होंने सिर्फ दिए और उन्होंने भी एक खिलाड़ी का आउट किया। तो मेरा ख्याल जो मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, वो सारा कुछ जो है ना साइम अयूब कह रहे हैं बस मेरे पे छोड़ दो आप। तो 34 रन उन्होंने दे दिए। चले लगी है राजा साहब, 10 ओवर 34 रन साइम अयूब ऑलराउंडर जब परफॉर्मेंस दे रहे हैं जिस तरह से, मैं कहता हूँ नजर ना लग जाए, कहीं हमारी नजर ना लग जाए। देखिए जो उनकी स्ट्रोक्स की रेंज है, जिस तरीके से उन्होंने मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक खेले हैं और T20 में, और जब 50 ओवर जो कि कंपैरेटिवली एक ज़रा बेहतर क्रिकेट है, करीब है टेस्ट क्रिकेट के, उसमें इम्प्रोवाइज किया है ड्यूरिंग द डाइंग मोमेंट। मेरे ख्याल में वो अपनी मिसाल आप हैं। अब उन्हें आगे बड़ा सफर तय करना है। पाकिस्तान की बैटिंग वल्नरेबल है और इसमें अगर एट द टॉप आपको अगर लिमिटेड ओवर में एक अच्छा स्टार्ट मिल जाए जो कि साइम अयूब दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल पर आपकी वल्नरेबल है। तो पाकिस्तान की जो रिसेंट ब्रिलियंट सक्सेस है उसमें साइम अयूब का बड़ा अहम किरदार है। अभी आपने जिक्र किया सुफियान का। सुफियान देखिए लेडी लक इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो इस क्रिटिकल जंक्शन पे उन्होंने आके आउट किए 4 जब अफरा तफरी थी उस क्वार्टर्स में जिसको हम साउथ अफ्रीका। इस पर फर्दर बात करते हैं और इसके बाद कप्तानी पे बात करनी। राय साहब आपका कमेंट मैंने लेना है कि रिजवान की कप्तानी जो है माशाल्लाह ही इज डूइंग ग्रेट। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करनी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज की। ओडीआई हमारे नाम रहा और इसके बाद अब 26 दिसंबर से टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है। अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे राजेश साहब, जिस तरह से इन लड़कों ने परफॉर्म किया है, चैंपियंस कप की अगर बात की जाए 50 ओवर अब T20 चल रहा है, वहाँ के परफॉर्मर ने यहाँ परफॉर्म किया। कामरान गुलाम को मौका दिया, उन्होंने परफॉर्म किया। हमने आका को देखा, बाबर को देखा, ये वो तमाम चेहरे साइम अयूब जिन्होंने वहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्म किया। तो ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ये मेरे ख्याल रीढ़ की हड्डी साबित होती है जब आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करते हैं जाके। डेफिनेटली देखिए ना, डोमेस्टिक क्रिकेट है, इसमें अमर्ज जो प्लेयर्स करते हैं वो आते हैं फ्रॉम ग्रास रूट, जो कि क्लब क्रिकेट है, जो कि रीजनल क्रिकेट है, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वहाँ पे अच्छे लोग एज ए ऑर्गेनाइजर हों और जो बिजनेसमैन हैं वो उसको स्पॉन्सर करें। मैं बिजनेसमैन की बात करूँ, कोई सरकारी अफसर जो है वो क्रिकेट की खिदमत नहीं कर सकता, वो बिजनेसमैन दे स्टार्टेड स्पॉन्सरिंग द इवेंट्स, उससे दुनिया भर में क्रिकेट का मयार ऊपर गया। तो ये सारा एक अमेलगमिज्म है जिसका भी आपने जिक्र किया है, दी टॉप लिमिटेड ओवर गेम्स एंड ऑफ कोर्स द कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, और जिन प्लेयर्स का आपने जिक्र किया। मैं जब इस वर्ष के शुरू में ये पिंडी गया सेमीफाइनल फाइनल के लिए कमेंट्री करने के लिए, तो मुझे भट्ट साहब स्मिथ साहब ने कहा कि ही इज़ द बॉय साइम अयूब हु इज़ कमिंग अप। तो देखें ये मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए, तो ये बड़े अच्छी शोहरत वाले नौजवानी में, बल्कि बचपन में ही वो होनहार बरवा वाली बात है कि ये वॉज इमर्जिंग एज ए सुपरस्टार ऑफ फ्यूचर पाकिस्तान क्रिकेट। तो ये सब कुछ हुआ है। अब इसमें जो एक चीज़ है ना, ये जो हम आप जिस पर माशाल्लाह तबसरे करते रहते हैं कि ये जो बदला हुआ ज़माना है, इसके पीछे बहुत सी बैकग्राउंड है। तब्दीली कैसे आई, खुशगवार होती है। देखिए एक तो बात यह है कि बाबर आजम टीम का हिस्सा है, मगर वो कप्तानी एक तब्दीली की वजह ये अच्छी है तब्दीली की। दूसरा फिर बाय द गुड फॉर्चून एंड गुड डिसीजन ऑफ द चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी के आपने आकिब जावेद को लिया। आकिब जावेद जो है ना, वो फटे चुकदे वाली बात है, मत्थे रख दे। उसका तो सिर्फ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का दिया था, ये तो अब आपने देखा ओडीआई में भी। वो उसकी एक दास्तान है, वो मैं भी मुझे क्रिकेटर्स ने बताई है कि वो इनको इनएडवर्टेंटली लेनी पड़ी है टू अवॉइड सर्टेन एलिमेंट जो कि दोबारा फिर इस पोजीशन पे आना चाहते थे। वो कंफर्म खबर है। लेकिन बहरहाल अब ये है क्योंकि ये ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम आकिब जावेद है कि ये खड़े हो जाते हैं। मेरी इनसे न्याजमती गाहे होती है, लेकिन बहुत पुरानी है। तो भी बड़े स्टॉन्च हैं, बड़े ब्लंट हैं और बड़े प्रोफेशनल हैं, एंड ही इज़ अ थिंकिंग पर्सन, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सब कुछ जो कुछ हुआ है ये बड़ा बेहतर हुआ है फ्रॉम द पाकिस्तानी क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें देखें
आप पीक कर रहे हैं, जैसे आप चोटी कहते हैं, बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए किसी टीम को वो मौके नहीं मिले। फिर आप जैसे जिक्र करते ब्रेक में कि एक ट्रायंगुलर सीरीज भी है पाकिस्तान में, वहां पर भी आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो आपकी टीम ने वो आइडियल प्रिपरेशन कर ली है जो कि कबड्डी ट्रॉफी से पहले थी, जिसके आप दफाई चैंपियन भी हैं। तो सब कुछ जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल बहुत अच्छा है, और इट विल गो लॉन्ग वे कि वो पाकिस्तान जो अब देखें ये सारी क्रिकेट का फायदा क्या हुआ, आपके लोग 1-1 बजे तक बैठ कर मैच देख रहे हैं, और कोई जो हम तो पहले स्विच ऑफ करते थे कि अक्सर लोग कि यार ये यही होना है, लेकिन अब देखिए लोग 1-1 बजे तक जाग रहे हैं, लोगों के मिजाज में तब्दीली आई है, क्रिकेट की फॉलोइंग में इजाफा हुआ है। तो ये सब कुछ जो कुछ है फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट, और इसमें अगर सही डिसीजन होते रहे, बोर्ड डिसीजन होते रहे, तो मेरे ख्याल में हमारी जो क्रिकेट है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। बिल्कुल, अहमद सईद का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं इस पे, उनके नज़दीक ये तब्दीली कैसे वाक़या हुई और किससे ये तब्दीली आई है? जी देखें, यकीन आपने चैंपियंस कप की जो बात की है उससे अगर मैं नंबर आपके सामने रखूं तो ये 4-5 टॉप नॉच परफॉर्मेंसेज हुई हैं। साइम अयूब ने जो है 5 मैचेस खेले थे, उसमें उन्होंने 45 की एवरेज से जो है वो रन स्कोर किए थे, और साइम अयूब ने उस चैंपियंस कप की सबसे बड़ी इंफरादी इनिंग्स भी खेली थी जिसमें उन्होंने 156 रन बनाए थे। खुद बाबर आजम ने जो है वो उस टूर्नामेंट में 76 की औसत रन बनाए। इसी तरह कमरान गुलाम जो है उन्हें 2 सेंचुरियां बनाई थी, 48 की एवरेज उनकी थी उस चैंपियंस कप के दौरान। तो चैंपियंस कप के परफॉर्मेंस को मौका मिलना और डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को मौका मिलना और मोहम्मद रिजवान की प्रोएक्टिव कैप्टनसी की दाद देना, यकीनन यहाँ पर उसका भी तज़किरा होना चाहिए। ये वो तब्दीलियाँ हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की टीम जो है वो ये कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुई। अच्छा, वैसे आपका क्या मौक़िफ़ है रिजवान की कप्तानी पर? आप समझते हैं कि बेहतरीन कप्तानी उन्होंने की इस इनिंग्स, और T20 में भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी ले लो और इसमें भी ले लें? देखिए उनकी कप्तानी को एक डिसएडवांटेज है कि अंदर कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो कि उन्हें कह सके कि इस तरह कर लो। वैसे वो ये कि नर्व्स को लूज़ नहीं करते, ये उनकी खूबी है कि वो अपने आप को स्टेबल रखते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात मुझे ये महसूस होता है कि वो ऐसी चेंजेस कर लेते हैं, ख़ासतौर पर जब क्रूशियल मौके होते हैं, ओवर नहीं बचाते, दिमाग को उस तरह अप्लाई नहीं करते जो एक शार्प और एक शातिर कप्तान होता है। उसके लिए इनको या तो वक्त दरकार है या फिर इनको सेशंस करने पड़ेंगे विद द लाइक्स ऑफ। कितना वक्त वो इतने माशाल्लाह से केपी की कप्तानी इतने अरसे से करते आ रहे हैं, बड़े मंजे हुए कप्तान है डोमेस्टिक में भी। देखिए जो लीडर होता है ना पैदाइशी होता है, या वो होता है या वो नहीं होता। वो तो अब एक अलग बात है कि इस पर हम बहस करना शुरू करते हैं उस मौके पर जबकि आप उनकी तारीफों के डोंगरे बरसा रहे हैं। तो अब ये है कि इसमें आपने केपी का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया, आप सबकी बड़ी तारीफ़ की है पाकिस्तान के जो साबिक आर्मी चैंपियन रहे हैं, ब्रिटिश ओपन खेल चुके हैं, कमर जमान साहब ने, वो स्कॉच के बहुत बड़े लेजेंड हैं, और उन्होंने स्पोर्ट्स फ्लिक्स की बड़ी तारीफ़ की। कहते हैं आई वाज वाचिंग तो बड़ी बात है कि इतने बड़ा लेजेंड जो है वो इस प्रोग्राम को देख रहा है और तारीफ कर रहा है। तो बाय ऑल मीन आप जो बातें करते हैं कतई नजर इसके कभी लेकिन आप रिजवान दसरा जो है वो गलत टाइम पे शुरू कर दिया। राय साहब मेरा ख्याल है काफ़ी पॉइंट्स इसके खिलाफ जो है वो नहीं, अब बैड टेस्ट नहीं करना चाहिए। अल्लाह करे कि वो इसी तरीके से कामयाबियां समेटते रहें, लेकिन मुझे लगता है बाज़ औक़ात मैं फील करता हूँ कि ये इन्होंने क्या कर दिया, इनको ये नहीं करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस तरह नहीं इस तरह करने में शाहीन अफरीदी आके बता सकते हैं, बाबर आजम बता सकते हैं, बड़े सीनियर हैं ये भी। दोनों नहीं बता सकते कि जी हमें ऐसी स्टेज पर हैं कि मैं ऐसे कहूँ कि जी वो बता देंगे, उनको खुद नहीं पता होता था। देखिए अब जब शाहीन अफरीदी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी लीडरशिप से आ रही हैं, बाबर आजम भी लीडरशिप क्वालिटी से आ रही हैं। लीडरशिप का मतलब ना भी हो आप, लेकिन आपको गुड एंड बैड में डिफरेंस होना चाहिए, आप पे कोई स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। वो जो अजीब किस्म की बातें थी उस दौर में वो नहीं होनी चाहिए, अब खत्म हो गई हैं। तो उसकी वजह यह है कि ऊपर एक हेड कोच एनवायरनमेंट चेंज किया है, ड्रेसिंग रूम का माहौल जब बदला हुआ है, चेयरमैन को पता लग गया, उनको अब कहते हैं पंजाबी जैसे बल आ गया कि जनाब इन्हों ऐसा करना है, ए पहलवान है ए नहीं है, जैसे पंजाबी में कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब सही जगह पर सही लोग इकट्ठे हो गए। ये सीरीज तो बिल आखिर हमारे नाम रही और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया तमाम प्लेयर्स ने। अब एक और बड़ी खबर जो है वो कल के प्रोग्राम में डिस्कस करनी है। कोई स्ट्राइक फोर्स नकवी साहब ने जनाब एक अनाउंस किया कि स्ट्राइक फोर्स आएगी, T20 क्रिकेट में बेहतरी करेगी, 100 प्लेयर्स हम लेके आएंगे। ये क्या मामला, इस पे हम कल के प्रोग्राम में आकिब से जानेंगे क्योंकि ब्रीफिंग के दौरान आकिब वहाँ मौजूद थे। वजूहात क्या पेश की और राजा साहब बड़े सरप्राइज हैं ये देख के, तो मेरा ख्याल इन तक भी ये खबर पहुंच चुकी होगी कि आखिर करने क्या जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो चैंपियन ट्रॉफी का एक्सपेक्टेड शेड्यूल आ गया ना, उस पर डिस्कशन करेंगे कल के प्रोग्राम से। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।